हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बर्थडे गर्ल को बर्थडे विश करती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज का ये दिन आप फुल एंजॉय करें और आज के पार्ट को भी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने सुना ईबो विभूषण को अपने साथ बाहर लेकर आता है और वो जब कॉल पर बात करके विभूषण की तरफ देखता है तब विभूषण वहाँ था ही नहीं। अब ईबो पहुँचे तो परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। उस साथ में विभूषण के फोन पर वो कॉल करता है पर विभूषण तो कॉल पिक ही नहीं कर रहा था और वो वहाँ की हर गली को छान रहा था और उसे आखिरकार विभूषण देख जाता है एंड ईपो को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसके पास आने लगता है। विभूषण तो एक कैट को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो कैट एक बच्चे का पेट था और वो बच्चा उसके लिए रो रहा था। विभूषण एक स्पेल पढ़ता है और ब्लड में कुछ लिखता है जिसके थोड़ी ही देर बाद मैजिक होता है और वो कैट दोबारा से चलने लगती है। ये देखकर वो चाइल्ड तो काफ़ी सरप्राइज था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है और विभूषण को थैंक यू कह रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और विभूषण को हक कर लेता है। विभूषण उसके बालों में अपना हाथ फिराता है तो वो चाइल्ड कहता है, गगा आप तो मैजिकल हो, थैंक यू सो मच, आपने मेरे कैट को ठीक कर दिया। पर आप है कौन और आपने इसे कैसे कर दिया? काश मैं भी आपकी तरह ये कर पाता। क्या मैं आपका फेस देख सकता हूँ? वो थोड़ा एक्साइटेड होकर कहता है। विभूषण इससे पहले अपना फेस रिवील करता ईपो वहाँ आ जाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, उसने भी अपने फेस में मास्क पहन रखा था और वो विभूषण को गुस्से से देख रहा था। फिर वो विभूषण का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। तो वो चाइल्ड उनका पीछा करने लगता है और चिल्लाता है, प्लीज क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे? प्लीज गगा रुक जाओ, मत जाओ, मुझे आपके बारे में जानना है। पर वो दोनों तो उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब वो चाइल्ड थोड़ा अपसेट हो जाता है और अपना पैर पटकने लगता है। ईपो विभूषण को दूसरे का ले आया था और वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपनी पावर का यूज दूसरे सामने कैसे कर सकते हो? विभूषण तब कहता है, आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता, इससे क्या होगा, और मैं तो बस उसे ठीक कर रहा था। ये सुनकर ईपो कहता है, मुझे तुम ये रियलाइज मत कराओ, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें इस बात का अंदाजा है अगर दूसरों को तुम्हारी पावर के बारे में पता चला तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तब विभूषण कहता है, क्या ही कर लेंगे, तुमने तो कहा था यहाँ कल्टीवेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई भी मेरे डेंजर नहीं है। ये सुनने के बाद ईपो कहता है अपने मन में, बेशक तुम्हारे लिए डेंजर नहीं, मेरे लिए डेंजर है। फिर वो एक लॉन्ग ब्रेथ लेकर विभूषण को समझाते हुए कहता है, देखो अगर तुम्हारी पावर के बारे में किसी को पता चलता है और तुम इंटरनेट में वायरल हो जाते हो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम उन लोगों की नज़रों में आ जाओगे जो बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें बंदी बना लेंगे और तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस पर विभूषण कहता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है? तो वीपो कहता है, हाँ मुझे तुम्हें इसके बारे में भी तो बताना होगा। वो ऐसा कहकर अपने फ़ोन में एक वीडियो चलाता है और कहता है ये बहुत ही डेंजरस होता है, वो तुम्हें हार्म भी कर सकते हैं, ये देखो। वो ऐसा करके एक सर्जरी की वीडियो उसे दिखा देता है। वो ये सब सिर्फ उसे डराने की कर रहा था और विभूषण वो भी थोड़ा घबरा जाता है। तभी वो कहता है, तो आगे से तुम किसी के सामने अपनी पावर का शो ऑफ बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही उनके हवाले कर दूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल लगाया, तुमने मेरी कॉल को रिसीव क्यों नहीं किया? तब विभूषण बहुत ही क्यूट वे में कहता है, तुम मुझे कॉल कर रहे थे पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। ये सुनने के बाद ईपो कहता है, फोन तुम्हारे पॉकेट में है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला, क्या तुम्हें उसकी रिंगटोन सुनाई नहीं दी? ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, सच में उसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब ईपो उसका फोन मांगता है और उसे देखता है। तब उसे पता चलता है विभूषण ने उसे साइलेंट पर रखा है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वो अब विभूषण को कुछ भी बोलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी साथियों के पास आता है। वो दोनों उसे देखकर ग्रीट करते हैं और फिर वो सभी एक अंडरग्राउंड एरिया में आ जाते हैं। वो जगह काफी अजीब थी। वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन लटके हुए थे। दीवारों पर अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और वहाँ तो बहुत सारी अगली डॉल्स थी। विभूषण ये सारी चीज को देखकर अंदाजा लगा लेता है ये काला जादू करने वाले की जगह है। ईपो ने अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, ऐसे लोगों को ढूंढना जो अभी भी कल्टीवेट करते हैं।
अभी के समय में लोग मार्शल आर्ट तो जानते हैं पर कल्टीवेशन टेक्निक नहीं। कल्टीवेशन टेक्निक तो धीरे धीरे करके लुप्त हो चुकी है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी कल्टीवेशन टेक्निक है और उसे कल्टीवेट करते हैं, बस वो लोगों के सामने नहीं आते। जब ईबो ने इन्वेस्टिगेशन करवाई तब उसे जाकर इस चू यांग के बारे में पता चला, जो कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर है और वो ब्लैक मैजिक को भी जानता है। जब उसने उससे बात की तब चू यांग ने कहा था वो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए ईबो विभूषण को लेकर यहाँ आ गया। जब चू यांग उन लोगों को देखता है तो वो ईबो के पास आकर कहता है, ओह मिस्टर वांग, आपको देखकर लगता है आप काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा कहकर वो हाथ आगे बढ़ाता है। तब ईबो उनसे हैंड शेक करता हुआ कहता है, जब मैंने आपसे पहले बात की मुझे लगा आप कोई ओल्ड पर्सन होंगे, पर आप तो काफ़ी यंग निकले। ये सुनने के बाद तो चू यांग मुस्कुराता है और वो विभूषण की तरफ देखता है और वो उससे हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर विभूषण उसे बुरी तरीके से इग्नोर मार देता है और अपने ग्लासेस ठीक करता हुआ कहता है, वांग ईबो, अगर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ईबो ने कोई भी जवाब नहीं दिया, पर उसके फेस में एक स्मार्ट था। उसे ये विभूषण का एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया था। वो तो उसके ऐसे एटीट्यूड से इम्प्रेस हो रहा था। वहीं चू यांग की स्माइल की चमक फीकी पड़ चुकी थी। तब ईबो कहते हैं, मिस्टर चू यांग, आपको उसके साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वेल, आपने मुझसे कहा था आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं आप हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं? ये सुनने के बाद चू यांग अपना गला साफ करता हुआ कहता है, क्यों नहीं, अगर विभूषण हमारे साथ कोऑपरेट करे। विभूषण उसे खो रहा होता है तो चू यांग कहता है, जब मिस्टर वांग ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं काफ़ी उत्साहित था आपसे मिलने के लिए। आपका इस दुनिया में आना ये आपकी डेस्टिनी थी और शायद इसी वजह से टाइम एंड स्पेस का पोर्टल खुलने के बावजूद नेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। और वो ये सब विभूषण की आंखों में देखते हुए कह रहा था। विभूषण की भावनाएं तन जाती है और वो कहता है, इधर उधर की बातों में वक्त जाया मत करो। अगर तुम मुझे वापस भेज सकते हो तो कहो, नहीं तो हमारा वक्त जाया मत करो। चू यांग के फेस में एक स्माइल आती है और वो कहता है, बेशक मैं आपको फोर्सफुली वापस भेज सकता हूँ। विभूषण कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम मुझे वापस भेज सकते हो? वो सबकी नज़र से उसकी तरफ देख रहा था। इस पर चू यांग कहता है, बेशक आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ऐसा कहने के बाद वो विभूषण की तरफ करीब जाता है और कहता है, विभूषण, आपको शायद इस बारे में पता है, आप सिर्फ टेम्पली इस बॉडी के ऑनर हो। मैं ये देखकर बता सकता हूँ आपके अंदर दो अलग एनर्जी है और वो एनर्जी अभी जागरूक नहीं है। अगर आप उस एनर्जी को जागरूक कर लेते हैं तो आप उससे बात कर सकेंगे और ये जान सकेंगे उसने आपको यहाँ क्यों बुलाया। तभी ईबो उस यांग को खींचकर अपने पीछे कर लेता है। उसे चू यांग का विभूषण के करीब जाना अच्छा नहीं लगा था और बहुत ही गुस्से से अपनी शार्क आई से उसकी तरफ देख रहा था। वहीं विभूषण उसे सामने से हटा देता है और चू यांग से कहता है, ये काफ़ी इम्प्रेसिंग है, तुमने सिचुएशन को काफ़ी जल्दी समझ लिया। अगर तुम चीज़ों को ठीक कर सकते हो तो रिचुअल की तैयारी करो, तब तक के लिए मैं यहाँ थोड़ी मज़े करूँगा। ऐसा कहकर वो ईबो का कॉलर पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है, चलो अब चलते हैं यहाँ से। ईबो, जिसे कुछ भी बातें समझ नहीं आई थी, वो कहता है, उसने तुमसे आके क्या ही बातें की जिससे तुम इम्प्रेस हो गए, और किस तरह की रिचुअल? मिस्टर चू यांग, क्या आप मुझे बताएंगे ये किस तरह की रिचुअल की बात कर रहा है? तब चू यांग कहते हैं, मिस्टर वांग, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएंगे। ईबो ये सुनने के बाद कहता है, मेरी वाइफ की सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाएगी ना? ये सुनकर चू यांग अपना हाँ में सिर आता है। ईबो को काफ़ी खुशी मिलती है और वो विभूषण के साथ बाहर आ चुका था। विभूषण जब ईबो की बाइक देखता है तो वो कहता है, इस बार मैं बाइक चलाऊं? ये सुनकर ईबो कहता है, साइकिल तो चलाने आती नहीं है, तुम बाइक चलाओगे, हटो सामने से। वो ऐसा कहकर अब बाइक को स्टार्ट करता है। फिर वहीं विभूषण का तो मुंह बन जाता है। तभी ईबो कहता है, अब खड़े क्यों हो, जल्दी बैठो, हमें घर के लिए वरना लेट हो जाएगा। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, पर मुझे टाउन को घूमना है, मुझे घर नहीं जाना। अगर तुम मुझे घर ले जाने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब ईबो कहते हैं, बकवास, चुपचाप बैठो। विभूषण तब उसे घूर कर देखने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं टाउन घूमना चाहता हूँ तो चाहता हूँ। और वो ईबो को अपनी रेड आई से डरा रहा होता है।
तब ईवो कहता है आखिर तुम मेरे लिए मुसीबत क्यों भर रहे हो? ओके फाइन, मैं तुम्हें टाउन घुमाने ले चलता हूँ। तब वेबू-सन जल्दी से बाइक पर बैठ जाता है। तब ईवो उसे एक काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले आता है और वो रेस्टोरेंट बीच के काफ़ी करीब था। ईवो उसके लिए काफ़ी सारा सी फूड ऑर्डर कर देता है और फिर वो वेबू-सन से कहता है मैंने वाइन भी ऑर्डर किया है, तुम्हें वाइन से कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सुनने के बाद वेबू-सन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। और जब उनका ऑर्डर आ जाता है तो वो दोनों ही वाइन पीने लगते हैं और वेबू-सन को वाइन का टेस्ट काफ़ी पसंद आया था। तभी ईवो कहता है मुझे ये डेट वाली फीलिंग आ रही है। ये सुनने के बाद वेबू-सन कब करने लगता है और वो गुस्से से ईवो की तरफ देखता है। तब ईवो कहता है क्या मैं यहाँ विंग के साथ आना चाहता था, पर कभी भी उसके साथ आने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर वेबू-सन उसे वार्न करते हुए कहता है आगे से इस तरह की बातें मत करना। ईवो अपना मुंह बिगाड़ता है, फिर उनके बीच कोई भी बातें नहीं होती। फूड को फिनिश करने के बाद ईवो वेबू-सन को बीच पर ले आता है और वो दोनों बीच पर ऐसे ही चल रहे होते हैं और वीवो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था और मन में सोचा था अगर वेबू-सन की जगह विंग होता तो बीच को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और बच्चों की तरह उछल कूद कर रहा होता। फिर वो वेबू-सन से कहता है जो समुंदर की तरफ देखे जा रहा था क्या अब हम चले? ये सुनकर वेबू-सन हमें से हिलाता है। फिर वो दोनों पार्किंग एरिया में आ जाते हैं जहाँ ईवो ने अपनी बाइक पार्क की थी। तभी वेबू-सन की नज़र एक लेडी पर पड़ती है जिसने ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रखा था और वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ये देखकर ईवो चिल्लाता है वेबू-सन तुम कहाँ जा रहे हो? और वो वेबू-सन का पीछा करता है। वेबू-सन उस लेडी के पास जाने के चक्कर में वो बस कार से टकराने वाला था, पर कार ड्राइवर ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया और वो वेबू-सन पर गुस्सा कर रहा होता है हे मैन, क्या तुम पागल हो चुके हो? वेबू-सन तो इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था। तभी ईवो उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है वेबू-सन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं वेबू-सन जो इमोशनल हो चुका था और वो कहता है वो मेरी मॉम यही है, मैंने उन्हें देखा, मुझे जाने दो, उनके पास जाना है। ईवो कहता है क्या कह रहे हो तुम? वेबू-सन तो अपना हाथ छुड़ाकर उस लेडी को ढूंढने लगता है। वहीं ईवो उसकी ऐसी हरकतों की वजह से परेशान हो रहा था। जब वेबू-सन को वो लेडी दिखती है तो उसके पास आ जाता है और उसे हक कर लेता है। वो लेडी तो इस वजह से बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और फिर वो वेबू-सन को खुद से दूर करती हुई कहती है तुमने मुझे हक क्यों किया और तुम हो कौन? ये सुनकर वेबू-सन कहता है मॉम ये मैं हूँ, आपका आसियान। ये सुनकर तो वो लेडी पूरी तरह से सकबका जाती है। क्या मॉम? वो भी मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ। मेरी मैरिज तो कुछ दिन पहले हुई है। अगर मेरा बच्चा होता तो वो तुम्हारे जितना बड़ा थोड़ी ना होता। आखिर तुम मेरे साथ इस तरह का फ्रेंक क्यों कर रहे हो? वो बड़ी हैरत से वेबू-सन को देख रही होती है। इसी के साथ ये वाला पार्ट यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।